इन JKLHH में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने पार्टी के सीनियर क़यादत और बूथ लेवल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। इस दौरान असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में BJP के कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। तो अमित शाह ने आज जो पार्टी के कारकुन है उनसे खिताब किया, उन्हें संबोधित किया और उनके अंदर जीत का जोश बढ़ाया। दरअसल असेंबली के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के 18 सितंबर को पहले मरहले की वोटिंग होनी है और अब तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इंतखाबी रैलियां, जलसे, जुलूसों का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी के तहत अपने 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह जम्मू में थे। कल उन्होंने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था और आज जम्मू में उन्होंने मनहास मैदान में एक रैली से खिताब किया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को होगी, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें तशहीरी मुहिम में जुटी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज कई जलसे, जुलूस और रोड शोज करेंगी। अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, बारामा, ताजीवाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में महबूबा मुफ्ती वोटरों के बीच जाएंगी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट मांगेंगी। जैनपुरा शोपियां से आजाद उम्मीदवार एजाज मीर ने उम्मीद जाहिर की है कि असेंबली इंतखाबात में जमात इस्लामी का भरपूर ताउन उन्हें हासिल होगा। एजाज मीर के मुताबिक अगर सजान बरकाती का पर्चा नामजदगी मुस्तरद न होता तो वो खुद चुनावी अखाड़े में नहीं आते, बल्कि सजान बरकाती की हिमायत करते। एजाज मीर का कहना है कि वो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए मैदान में उतरे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जमात इस्लामी की हिमायत से वो बेहतर नताइज हासिल करेंगे। एक दहाई के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरह मतदाताओं और उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है, इससे साफ दर्शाता है कि अब की बार जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत एजाज मीर, जिन्होंने हालात जैसे भी हो, क्योंकि सबसे सिक्योरिटी के लिहाज से हसास तरीन इलाका, मिलिटेंट से इफेक्टेड एरिया रहा है। 2014 में 2% वोट पड़े, तब भी एजाज मीर जीत गए। उसके बाद DDC इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे भी भारी अक्सर से जीत चुके हैं। लेकिन पिछले सालों की अगर बात करें तो 2 बार जब इलेक्शन जीते तो PDP की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन अब की बार जो है, यानी कि 2024 में, अब आने वाले दिनों में 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तो ऐसे में एजाज साहब से जानना चाहेंगे, PDP ने इसको अपनी पार्टी से अलग किया, अब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहिए आपका पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपके परदादा जो थे पॉलिटिक्स से जुड़े थे, या एजाज मीर बीच में आ गया ताकि वो अपने लोगों के काम करें? जैसे हमारा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब सब ने सियासत की है। 99 में वालिद साहब की डेथ हुई। उसके बाद एक विराम लग गया तकरीबन 22 साल का। 22 साल के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से आया तो मैंने 2011 में कंटेस्ट किया सरपंच इलेक्शन। तो खुदा के फजल करम से वो जीता। 2-4 साल मेहनत की। उसके बाद 2014 में मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा PDP की टिकट पर, तो खुदा के फजल करम से वो भी जीता। बाद में आपको पता है कि हालात कैसे बने, तो 2019 के बाद तो सारा ठप होकर रह गया। फिर जब चुनाव आए DDC काउंसिल के इलेक्शन, तो उसमें भी मैंने हिस्सा लिया और वो भी जीत गया खुदा के फजल करम से। तो मेरा, अगर एजाज मीर पिछले कई सालों से जीत के आए तो क्या वजह हो सकता है कि PDP एजाज मीर को टिकट ना दे? देखिए, इस सवाल का जवाब तो महबूबा मुफ्ती के अलावा कोई नहीं दिख सकता कि क्यों उसने ऐसा किया। हाँ, अगर वो मुझसे पूछती, मुझसे मशवरा करती तो मैं शायद हाँ भी बोल देता, बट जो कि
मेरे साथ कोई मशवरा नहीं हुआ, तो मुझे फील हुआ ह्यूमिलेशन, बैक स्टैबिंग, पॉलिटिकल बेट्रेयल। मुझे लगा कि ये तो सियासी धोखेबाजी है मेरे साथ। तो फिर लोग आए, मैं तो आराम से बैठा था, लोग आए, घर आए, हज़ारों की तादाद में लोग आए, कहा उठो चुनाव लड़ो, हम लोग साथ हैं। पार्टियां सिर्फ टिकट देती है, मैंडेट लोग देते हैं, जिसको वो असेंबली में भेजते हैं, जिसको वो अपना एतमाद देते हैं। हमें आप पे भरोसा है, आप खड़े हो जाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो मैंने लोगों की जो उन्होंने बोला, मैंने उसी को मानते हुए ऐलान किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आई कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, अब हमारी टिकट से लड़िए, और लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप किसी पार्टी से नहीं लड़िए, हमने देख लिया है पार्टी में क्या हाल होता है, आप अपने दम पे चुनाव लड़िए और हम जीत के दिखाएंगे और हम आपको अपना एतमाद देंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। तो बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के साबिक कौमी सदर अमित शाह ने जम्मू में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने पार्टी के सीनियर क़यादत और बूथ लेवल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। इस दौरान असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बीजेपी के कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी, इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों, अच्छों को। और इस बार जम्मू कश्मीर के बूथ के कार्यकर्ताओं ने, जम्मू के बूथ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जम्मू में जो परिवर्तन आया वो बताना। 70 साल तक हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे, किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसा दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। आपके मन में है वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है। बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा करी। और मित्रों, ये सारी चीजों को लेकर हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए और मतदान के दिन सुबह 7 बजे से मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, कोई इसी का गलत अर्थ निकले, कब्र में भी सोए हुए मतदाता तो को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं। मैंने कल ही संगठन की बैठक में एक बात कही है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता 11 बजे के पहले अपना परिवार और 3 परिवार, 4 परिवार, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, अपना परिवार, हर कार्यकर्ता का परिवार,
और साथ में और 3 परिवार। कितने परिवार हुए भाई? अरे जोर से बोलो, कितने हुए? 4 परिवारों का मतदान 11:30 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाकर कराना है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? मुझे बताओ, जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। ये 3 परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देख लो जी आप, ये सारी कच्ची पच्ची सड़कें हैं जी। थोड़ी देर होता है भीड़ लग जाएगी जी। अभी बारिश में पानी भरता है क्या? फुल जी, फुल इतना पानी भरता है जी। पानी तो, और नौकरी वगैरह मिली है? सही नौकरी तो जी हम अपने दिहाड़ी दप्पे ही करते हैं जी, प्राइवेट नौकरी है जी। हाँ, वोट डाल देते हैं। वोट डालने मतलब है जी, कोई समस्या नहीं, कोई काम होते नहीं हमारे, कभी ना काम के लिए गए किसी पास। मतलब उम्मीद भी नहीं नेताओं से? कभी कुछ नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं किसी तरह से। जाने दूसरी पड़ती है किसी तरह से, अपनी दुकान में बसते हैं हमको, दुकान पे आना, दुकान से घर जाना बस। इलेक्शन वाले क्या देंगे आपको? कुछ भी नहीं देते, खाली हमको वोट दे दो खाली बस। अच्छा, काम नहीं करते? हम काम करते, हम तो काम करते बहुत। नहीं, इलेक्शन वाले नहीं करते हैं? इलेक्शन वाले खाली नेता बनने कर रहे हैं और कुछ काम नहीं करते हो। शहर की दिक्कत मेन तो सड़क की है, जो सड़कें बहुत ख़राब है जी। 10 साल से 15 साल से शहर का तो कोई वाली बारिश है नहीं। पार्कों की बहुत बुरी हालत है, जो आज से 4, 10, 12, 15 साल पहले पार्क बहुत बढ़िया थे, वो आज उनकी हालत ऐसे है, वहाँ लोग जा नहीं सकते आज। समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ जी? समस्या तो बेरोजगारी है सबसे बड़ी, तो बस उसके अलावा और हालात ठीक है? ठीक है बाकी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLHH में। मैं हूं विशाल। असेंबली इंतखाबात के हवाले से पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर चौकियां कायम करके गाड़ियों और लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जिला हेडक्वार्टर के अतराफ के इलाकों में भी रात के सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे साफ अंदाजा होता है किस तरह से रात में भी खासतौर से चेकिंग का अभियान जारी है, ताकि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो। चुनाव का माहौल है, ऐसे में सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और सुरक्षा के साथ ही जब फोर्सेस अलर्ट पर रहती हैं तभी सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सकता है। पुलवामा में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ रही है। कारकुनों का सियासी जमात बदलने का सिलसिला भी जोर पकड़ता जा रहा है। जिला पुलवामा के राजपुरा इंतखाबी हल्के से ताल्लुक रखने वाले काफी तादाद में NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने PDP में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इन कारकुनान का PDP में सीनियर लीडर और पार्टी राजपुरा हल्के का उम्मीदवार सैयद बशीर अहमद ने वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर सैयद बशीर ने कहा कि NC ने कश्मीर में कोटा और PSA जैसे कानून लाए हैं। वहीं इस जमात ने लोगों से हमेशा ही धोखाधड़ी की है, जिसकी वजह से लोग PDP के साथ जुड़ रहे हैं। मुहिम चलाई इन्होंने, जैसे पहले ये काम करते थे जम्मू कश्मीर में और बावर करते थे मरकज़ को, हमारे बगैर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। मरहूम मुफ्ती साहब के आने के बाद इनको पता लगा कि ज़मीन कहाँ है और कौन कितना पानी में है। यहाँ के लोगों को जब रिलीफ मिला
जब उनके झूठ, जो आजकल वो झूठ बोल रहे हैं, जैसे उमरुल्लाह साहब ने कई दिनों पहले कहा कि मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगा यूटी में, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं यूटी में इलेक्शन लड़ूंगा, मैं जब यहाँ पे स्टेट मिलेगी तब इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन आप ही देखिए उनकी जो करनी है, जो उनका कहना और करना होता है, वो कितना फ़र्क है। आज 2-2 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ रहा है। और आरएसपुरा जम्मू जनूबी असम्बली हल्के के मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कोटली शाह तला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कांग्रेस पार्टी के आला कमान से अपील की कि इस इलाके में बद्रीनाथ शर्मा को टिकट दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। हम कांग्रेस के पिछले 10 साल से सिपाही हैं। हम चाहते हैं कि आरएसपुरा की जो सियासी पहचान बचाने के लिए, आरएसपुरा की जो खसूसी पहचान बचाने के लिए, हमारे जहाँ जब से रियासत जम्मू कश्मीर बनी है तब से हमारा अपना एमएलए बनता था। हमारा जहाँ भक्त सजू राम जी बने, जहाँ हमारे सुमन जी बने, हमारे जहाँ हमारे रामचंद जी बने, आखिर कल वो आरएसपुरा को थे ना, हमारे गरीब वो सुनते थे, हमारी परेशानी वो सुनते थे। आज हम कहाँ जाएंगे हम जम्मू के लोगों के पास? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये है कि रिफूजी को टिकट दीजिए। और रिफूजी कांग्रेस में सबसे मजबूत आदमी बद्रीनाथ शर्मा है। बद्रीनाथ शर्मा को आरएसपुरा साउथ की जे नशिस्त देकर, जे सीट देकर आप हम पर मेहरबानी करें। कांग्रेस से जो आला कमान है उनसे हम ये मांग करते हैं कि अगर आप जाकर लोकल कैंडिडेट को टिकट देंगे, बद्रीनाथ को टिकट देंगे, हम भारी मतों से जिताकर उनको कांग्रेस की जोड़ी में डालेंगे। अगर नहीं दी जाती तो इसके बाद क्या प्रयास रहेगा आपका? नहीं, इसके बाद आउटकम जो कांग्रेस देखेगी, खुद देखेगी। और वादी चनाब में सियासी हलचल जारी है। कोरा ब्लॉक में दीगर सियासी जमातों से वाबस्ता कारकुनान ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। डोडा ईस्ट के उम्मीदवार अब्दुल मजीद वानी ने सबका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डीपीएपी की पहली जीत डोडा ईस्ट से होगी और तमाम लोग गुलाम नबी आज़ाद और डीपीएपी के हामी हैं। उन्होंने कहा कि डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद जल्द ही डोडा में इंतखाबी मुहिम के लिए आएंगे और कहा कि डीपीएपी में आवाम का सैलाब है और अगर दीगर सियासी जमातें इस सैलाब में बह जाएंगी। डीपीएपी के उम्मीदवार अब्दुल मजीद वानी ने आवाम से बदलती को यानी कि वोट देने की अपील की है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के हो गए, ये उनके हमदर्द है। और जिस गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक तारीख राकिब की है, जिन्होंने एक ऐसा इनकलाब लाया था रियासत जम्मू कश्मीर में, ये वही लोग हैं जो उनके अपने घर के लोग हैं। और इन्होंने आज़ाद साहब को आज इंशाल्लाह पूरा साथ दिया, क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उस सूरत में तमाम लोग उठ के घरों से चल के आए हैं और आज़ाद साहब की हिमायत में आए हैं, अब्दुल मजीद वानी की हिमायत में आए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी वजह से, इनकी सपोर्ट से डीपीएपी की पहली आज़ाद साहब की सीट यहाँ डोडा इसके हो। आज़ाद साहब इंशाल्लाह आएंगे, वो आ रहे हैं। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके से कश्मीरी पंडित ख्वातीन आरती नेहरू ने सोपोर असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सियासी पस मंजर रखने वाली आरती नेहरू ने कहा कि कश्मीर उनके दिल के करीब है और उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीरी नौजवानों को एक मौका और रास्ता दिया जाए ताकि वो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुसाबकत की सतह पर मुकाबला कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि सोपोर शहर में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है और वो इस तारीखी कस्बे की शान को बहाल करने की कोशिश करेंगी। लद्दाख स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल समूख ने करगिल में करियर काउंसलिंग का इनेकाद किया। तलबा की तैयारी के मौजू पर एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरकार की जानिब से चलाई जा रही PMSSS नेट और JEE UPSC NDA और CUT मुसाबकती इम्तहानात जैसी सरकारी स्कीमों को लेकर तलबा बेदारी पैदा की गई। जैसे हम सब जानते हैं, स्टूडेंट एजुकेशनल यूनिट ऑफ करगिल जो है वो रेगुलरली इस तरह के प्रोग्राम करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे हायर सेकेंडरीज में भी जाते हैं। तो हर वक्त ये इनवाइट करते रहते हैं हमें भी अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए करियर के रिलेटेड। तो उस रिलेटेड आज का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और एक्सपर्ट जो थे वो स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। जैसे यहाँ नीट IIT JEE के लिए यहाँ पर एक काउंसलिंग सेशन था। फिर हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है
उसका जाफ़र साहब ने काफ़ी अच्छा दिया। शरीफुद्दीन साहब ने यूपीएससी के लिए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा थे, तो उन्होंने उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिया। तो मुझे भी कहा था कि एकेडमिक के रिलेटेड, तो मैंने ये सोचा कि एकेडमिक्स के इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होते रहेंगे। तो मेरा एक टॉपिक था, एक मोटिवेशनल स्पीच जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है आज के टाइम पे। काउंसलिंग, करियर गाइडेंस से ज़्यादा जो है आप उनके अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस जो डेवलप हो रहे हैं स्टूडेंट्स में, तो क्या हम मैसेज पहुंचा? देखिए, करियर काउंसलिंग जो एक वन साइडेड चीज़ हो गई कि हम बता सकते हैं कि क्या करना होता है, क्या कैसे करना है। तो ये तो आज एक शॉर्ट सेशन था मेरे हिसाब से, तो इसमें काफ़ी डिटेल में जाना ज़रूरी है। तो सिमोक वालों को मैंने बोला था कि आप ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जो टॉपिक से मैंने डील किया उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। और रिगार्डिंग आपने मोबाइल बताया, मोबाइल में एक टाइप का इंडेमिक बताता हूँ, क्योंकि ये मतलब आपको खासकर ये जो शॉर्ट रील्स देखने वाली बात आती है, इसमें क्या होता है, आपको शॉर्ट टाइम पे आपको एक प्लेजर मिलता है। बट जहाँ आपको लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होती है, जैसे आप लोग भी मीडिया फील्ड से हो, कंसिस्टेंटली किसी काम में आप लोगों ने ये शुरू किया हो 4 साल 5 साल पहले, तो आप इस स्टेज पहुँचे, तो इस चीज़ को मोबाइल की ये जो रील्स वाला सिस्टम है इसको प्रमोट नहीं करता है। तो आपको कंसिस्टेंसी अगर लानी है, एक चीज़ पर डेट रहना है, तो मोबाइल को अवॉइड करना है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मोबाइल का यूज़ स्पेशली शॉर्ट रील्स के लिए, लंबा एक डिटेल वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको नॉलेज भी होता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने रन फॉर फन मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया, जिसमें तकरीबन 1600 शुरका ने हिस्सा लिया, जिनमें से ज्यादातर तलबा और मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों ने मैराथन में हिस्सा लिया। लद्दाख मैराथन के 11वें एडिशन में 28 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 6000 से ज्यादा रनर्स की शिरकत के साथ 6 मुख्तलिफ जुमरे शामिल हैं। ये लद्दाख में मुनक़िद होने वाला सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी इवेंट है। एज अ पार्ट ऑफ लद्दाख मैराथन 11th एडिशन, आज जो है रन फॉर फन का जो मैराथन अभी होने जा रहे हैं, और इसी विषय में हम ज़्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़े हैं रेमो एक्सपीडिशन के डायरेक्टर सर मोटुबले। सर, आज जो लद्दाख मैराथन रन फॉर फन हो रहा है, उसके बारे में क्या, कितने पार्टिसिपेंट? नहीं, हमें बहुत खुशी है। हमारे स्कूल के बच्चे, हर लद्दाख के हर स्कूल के बच्चे आज दौड़ रहे होंगे। हमारे चांगथंग से हैं, कारगिल से हैं, नुब्रा से हैं, और ले के अराउंड जितने भी स्कूल है सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे जितने बच्चे आज दौड़ रहे हैं, इस रेस को दौड़ने के लिए उन्होंने हर एक बच्चों ने 20-20 खाली पेट बॉटल जमा किए हैं। तो उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट का भी एक जिम्मेवारी, एक अवेयरनेस उनको हम ये फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश। तो साथ ही साथ कल का जो मैराथन होगा उसके बारे में क्या कहेंगे सर? कितना, कौन सी कैटेगरी, कहाँ का? कल हमारा मेन इवेंट हो रहा है 3 संडे को, 8 तारीख को मैराथन, हाफ मैराथन और 11.2 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा लोग दौड़ेंगे। आज हमारे कोई अबाउट 1600 के करीब स्कूल के बच्चे दौड़ रहे होंगे। तो लास्टली सर, क्या कहेंगे 11th एडिशन मैराथन को लेकर? वेल, जब तक लास्ट आदमी फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हम कह नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा रहा, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस रेस का, क्योंकि इतनी ऊंचाई में हो रहा है। इतना सब रेस, इतना बड़ा रेस, इतने बड़े तादाद में, इतने बड़े एलिवेशन पे और कहीं नहीं होता है। कि हमारी बेटियां वो भी दौड़ रही हैं, तो ये तो बड़ा इंथुजियाज्म की बात है। और ये ऐसा एक इवेंट है जो कि सबको जोड़ता है, और ये एक चैलेंज भी है। इस हाइट पर आके ये ऐसा दौड़ना है, इतना डिस्टेंस दौड़ना है, तो मेरा तो कॉम्प्लीमेंट है सबको, जितने दौड़ना है। हम तो बहुत इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अगले साल से हम इसको और भी अच्छा बना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLHH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।